द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमराज राय का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट के सिलेबस के बारे में यानी कि जो बाल विकास वाला भाग है उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज से पहले हमने एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, यानी कि ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है, तो ये हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 2। यानी कि इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ ली है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और आप जाकर उस क्लास को पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और अन्य दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो आज हम समय न गंवाते हुए अपने अगले तथ्यों की तरफ यानी कि अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारी एक क्लास पहले ये हो चुकी है, जिसके बारे में हमने क्या है सामान्य परिचय पढ़ लिया था। ये देख रहे हो आप, रीट है, रीट पात्रता पर ये क्या है हमारा अंतिम प्रहार है। और ये बाल विकास और शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न आते हैं और ये क्या है 30 ही अंक के होते हैं। और ये जो भी है ये हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल है हेमराज राय का ऑफिशियल, उसके ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं, PDF अपलोड है। आप जाकर इन PDF को निकलवा सकते हैं या अपने सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। और कहीं समझ में न आए तो हमारी जो क्लास है डेली की वो आप ले सकते हैं। मैंने बताया था कि बालक को लेकर कोई विचारधारा पहले प्रचलित नहीं थी, फिर बाल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। और बाल मनोविज्ञान पहले क्या दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले जो विचार रखा था वो प्लेटो ने रखा था। प्लेटो ने ये बात कही थी कि एक बच्चे को प्रकृति से जितना दूर रखा जाता है उतनी उसमें क्या है विसंगतियाँ आती है, और जितना नज़दीक रखा जाता है उसमें उतनी क्या है अच्छाइयाँ जन्म लेती है। उसके बाद हमने कम्युनिस्ट को पढ़ा था, और कम्युनिस्ट जर्मनी के विद्वान थे। इन्होंने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि नर्सरी स्कूल खोला था, और 1657 में इन्होंने चित्रमय पुस्तकें बनाई थी जो पूर्णतः क्या मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले थे, और कम समय में बच्चों को अधिक ज्ञान कराने के लिए पुस्तकें बनाई गई थी। उसके बाद पेस्ट्रोलॉजी आते हैं जिन्हें हम बाल मनोविज्ञान के जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय बच्चे के ऊपर क्या है बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा था। और इन्होंने पेस्ट्रोलॉजी ने क्या है 2 विधियाँ भी दी, एक भाषा के क्षेत्र में पेस्ट्रोलॉजी विधि और एक सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से उन्होंने क्या है पर्यटन विधि दी थी। इसके बाद आते हैं हम रूसो के ऊपर। तो रूसो ने क्या एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम था इमाइल। और इन्होंने क्या है कि बहुत सारे विचार ऐसे दिए जो शिक्षा में बहुत बड़े योगदान स्थापित करने वाले थे। इन्होंने एक विचार दिया था जैसे कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे क्या अद्युपांत यानी कि शुरू से अंत तक उसे पढ़ना चाहिए। यानी कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय किसे है, तो वह रूसो को है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो टाइडमैन है, इन टाइडमैन को क्या मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया, और इन्होंने एक विधि दी, उसे व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं, जिसे केस स्टडी भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि बालक की समस्या का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोबेल ने एक शिक्षा प्रणाली दी थी जिसका नाम है किंडरगार्टन विद्यालय प्रणाली। इस किंडरगार्टन में जो किंडरगार्टन है उसे बच्चों का बगीचा माना है। स्कूल को क्या है इन्होंने बगीचा कहा है, शिक्षक को माली और बालक को क्या है पौधा या फूल कहा है। इसके बाद हमने पढ़ा था मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने भी क्या है 2 प्रमुख विधियाँ दी थी। एक विधि है मॉन्टेसरी विधि जो वर्णमाला से संबंधित थी, और एक है साक्षरी विधि जो क्या है शब्द ज्ञान से संबंधित थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक स्टैनली हॉल विद्वान है, उन्होंने क्या है कि अमेरिकी विद्वान है ये, और इन्होंने क्या है बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने बाल विकास जो आंदोलन है जो 1893 का आंदोलन है इसे विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हरलोक है पहली बार इन्होंने बताया कि जो बालक का विकास जन्म के समय से नहीं जबकि जन्म से पहले यानी कि गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो परिपक्वता अवस्था या उसके बाद जैसे जैसे स्थितियाँ आगे बढ़ती है वैसे यानी कि पूरे बाल मनोविज्ञान में जो बालक का विकास गर्भावस्था से होता है उसको बताने वाले कौन है, तो वो कौन है, वो है श्रीमती हरलोक। उसके बाद हमने बर्ग को पढ़ा था, बर्ग की परिभाषा और करो एंड करो की परिभाषाएं देखी थी। फिर हमने अभिवृद्धि और विकास पढ़ा था, और अभिवृद्धि और विकास में हमने एक ये लाइन जरूर पढ़ी, और आप इसे ध्यान रखें कि एक बालक का जीवन है वो किससे एक कोशिका से प्रारंभ होता है, और ये पिछले एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक ये परिभाषा आप ध्यान रखें कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा पॉइंट है वो आ चुका है कि विकास के घटक, यानी कि हमने जो पीछे वाली क्लास पढ़ी है उसका भी एक फर्स्ट रिवीजन कर चुके हैं। और नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की ओर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करके उन्हें भी ये दे कि रीड के लिए क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी क्लास लग रही है। उसके बाद हम
जैसे ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम क्या है ऑब्जेक्टिव क्लास लगाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन करते हैं अपन शुरुआत। तो ये कर लेते हैं, यानी कि विकास के घटक, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण रूपी घटकों को प्रभावित करता है। यानी कि एक बालक का विकास होता है वो क्या है, उसके वंशक्रम और वातावरण, यानी कि जिस वातावरण में वो रह रहा है, और एक वंशक्रम यानी कि जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वंश है वो चल रहा है, वो वंशक्रम और वातावरण दोनों क्या है एक बच्चे को प्रभावित करते हैं। जहाँ वंशक्रम के द्वारा एक बालक के जीवन की शुरुआत होती है, वही वातावरण के द्वारा पोषण की प्राप्ति होती है। यानी कि वातावरण से हमें पोषण प्राप्त होता है और वंशक्रम के आधार पर क्या है जीवन की शुरुआत होती है। वर्तमान में बालक के विकास के वंशक्रम और वातावरण रूपी घटकों को लेकर कई प्रकार के विवाद रहे, जिसमें कुछ विद्वानों के अनुसार वंशक्रम की भूमिका को अधिक माना गया, जबकि कुछ विद्वानों ने वातावरण को अधिक महत्व दिया। इस प्रकार वंशक्रम, आनुवंशिकी और वातावरण को लेकर प्रकृति पोषण विवाद शुरू हो गया। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसको लेकर प्रकृति पोषण विवाद शुरू हुआ, तो वंशक्रम और वातावरण को लेकर क्या है प्रकृति पोषण जो विवाद है वो क्या है शुरू हो जाता है। क्योंकि कुछ विद्वान हैं वो क्या है कि वह वातावरण को अधिक महत्व देते हैं, और लेकिन कुछ है वह वंशक्रम यानी कि जो आनुवंशिकी है उसे अधिक महत्व देते हैं। आगे बढ़ते अपन वुडवर्थ के कथन के ऊपर के वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वुडवर्थ कि बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। यानी कि बालक के विकास में क्या है वंशक्रम और वातावरण दोनों का क्या है योगदान होता है। ये किसने कहा, तो ये वुडवर्थ भाई साहब ने क्या कहा है कि बालक का जो विकास है उसमें वंशक्रम और वातावरण दोनों का क्या है गुणनफल होता है। यानी कि विकास बराबर, ये सूत्र दिया इन्होंने, विकास बराबर वंशक्रम इंटू वातावरण। नेक्स्ट है कि अब विकास की विशेषताएं, विकास की विशेषताएं कौन कौन सी है ये देखिए। विकास की विशेषताएं, पहला है कि विकास में क्रमबद्धता पाई जाती है। यानी विकास क्या है कि क्रम स्टेप बाय स्टेप चलता है, क्या है ये क्रमबद्धता पाई जाती है। विकास क्या है आपस में सुसंबंधित होता है। यानी कि देखो विकास है, विकास केवल एक नहीं है, विकास अनेक, जैसे शारीरिक विकास है, जैसे क्या है शारीरिक विकास है। उसके बाद जैसे अपन ले लेते हैं संवेगात्मक है, कैसा है संवेगात्मक है। जैसे मानसिक है, जैसे क्या है मानसिक है, संवेगात्मक, एक सेकंड संवेगात्मक हो गया। उसके बाद जैसे मानसिक है, कौन सा है जैसे मानसिक है, ये सभी क्या है यानी कि ये एक दूसरे से क्या संबंधित है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही नहीं होगा तो उसका क्या है मानसिक विकास भी क्या है सही नहीं होगा, और अगर मानसिक विकास सही होगा तो ही वो आगे क्या है नैतिक विकास उसका सही हो पाएगा, संवेगात्मक विकास है उसका सही हो पाएगा। नेक्स्ट है कि विकास पूर्वानुमेय होता है। यानी कि विकास कैसा होता है, तो विकास क्या होता है पूर्वानुमेय होता है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक अवस्थाओं का विकास बाद की अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो प्रारंभ में जो विकास होता है, शुरुआती जो विकास होता है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कोई बालक है और वो विद्यालय जाता है, उसने शुरुआती दौर में कुछ सीखा नहीं है। अब अपने नियम है कि भाई 8वीं तक क्या है बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आठवीं में पढ़ते हैं लेकिन उनको किताबें पढ़ने नहीं आती। यानी कि वो क्या है, यानी कि उनका प्रारंभिक विकास ठीक से नहीं हुआ। यानी कि वो शुरुआत में अगर वो उनका प्रारंभिक विकास ठीक हो जाता, अगर वो अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो जाती उनकी और वो सीख जाते, तो क्या है कि यहाँ भी क्या उनका स्तर काफ़ी हद तक बहुत उच्च स्तर होता है। आगे देखते हैं कि विकास प्रगतिशील होता है। विकास क्या होता है प्रगतिशील, यानी कि निरंतर ये चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है एक तरह से, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने जोखिम होते हैं। यानी कि विकास के जो हर अवस्था है उसके फायदे तो होते हैं, लेकिन हर अवस्था के क्या है जोखिम भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। विकास विशेषताओं एवं योग्यताओं का जनक है। यानी कि विकास ही क्या है, विकास योग्यता और क्या है विशेषताओं का क्या है जनक है। यानी कि एक बालक में क्या योग्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये कौन बताता है, तो ये विकास उसे बताता है। विकास सतत और व्यक्तिगत अवधारणा है। यानी कि विकास क्या है निरंतर, यानी सतत क्या निरंतर चलते रहता है, यानी कि निरंतर अवधारणा ये
निरंतर और व्यक्तिगत क्या है, अवधारणा है। आगे बढ़ते हैं अपन अब विकास और वंशक्रम के बारे में, कि ये विकास और वंशक्रम, ये विकास की जो विशेषताएं हो चुकी थी कि मानव जीवन में विकास के लिए वंशक्रम का जो महत्व है उसी से हमारा जीवन शुरू होता है, और एक बालक में आने वाली सभी संरचनात्मक विशेषताएं वंशक्रम का ही परिणाम है। यानी कि एक बालक में जितनी भी संरचनात्मक विशेषताएं आती है वो किसका परिणाम है, तो वह वंशक्रम का परिणाम होता है। आगे बढ़ते हैं कि बी.एन. झा, कौन है? बी.एन. झा के अनुसार क्या है कि माता पिता से संतानों में आने वाली विशेषताएं वंशक्रम कहलाती हैं। यानी कि जो गुण माता पिता में होते हैं, यानी कि जो गुण क्या है माता पिता में होते हैं, माता पेरेंट्स में होते हैं, वही क्या है संतानों में देखने को मिलती वही विशेषताएं, ये क्या है, ये तो वंशक्रम का ही परिणाम है। यानी कि बी.एन. झा का कहने का मतलब क्या है कि जो गुण माता पिता में है वही संतानों में आने वाली विशेषताएं हैं, वही गुण आते हैं संतानों में। यानी ये किसका प्रभाव है, तो ये किसका है, वंशक्रम का प्रभाव है। अब मानव जीवन की शुरुआत देख लेते हैं। ये मानव जीवन की शुरुआत, यानी कि ये है मानव जीवन की शुरुआत। मानव जीवन की शुरुआत होने से पहले ये देखिए कि गुणसूत्र कितने होते हैं टोटल, तो 46 होते हैं। माता में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 होते हैं। और पिता में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 होते हैं। माता के जो गुणसूत्र हैं इन्हें अर्धकोश कहते हैं, इन्हें जनन कोश कहते हैं, इन्हें मातृकोश और अंडाणु। आप इन दोनों का ही ध्यान रखें विशेष, तो एक तो मातृकोश और एक है अंडाणु। कौन सा है, एक तो मातृकोश और एक है अंडाणु। अब पिता के देख लीजिए आप कि पिता के 23 गुणसूत्र होते हैं, इन्हें भी अर्धकोश और जनन कोश, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ से कि इनके जो गुणसूत्र इन्हें पितृकोश भी कहते हैं और शुक्राणु भी कहते हैं। यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से कि क्योंकि पिता है तो पितृ है और इधर माता है तो मातृ है, और इधर माता के है तो क्या है अंडाणु है और पिता के है तो क्या है शुक्राणु। क्या है, 23 गुणसूत्र हैं। इन 23 गुणसूत्र से क्या है, माता से और पिता से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, या इसे अपन हिंदी में कहते हैं युक्ता। किसका निर्माण होता है, तो युक्ता का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट है, ये क्या है, ये संयुक्त कोश है। कैसा कोश है, संयुक्त कोश है। ये कैसा है, तो ये एक कोशिकीय है। मैंने बताया था कि जो बालक है या मानव जीवन की शुरुआत कितनी कोशिका से होती है, तो एक कोशिका से होती है। ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। जीवन की प्रारंभिक संरचना क्या है, तो वह युक्ता है। जीवन की प्रारंभिक संरचना भी कौन है, युक्ता है, यानी जाइगोट है। और ये सुई की नोक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो सुई की नोक के बराबर होता है। मुझे लगता है ये आप सभी को क्लियर होगा एकदम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए अब आप कि मानव जीवन के प्रारंभ में सबसे पहले माता और पिता की ओर से आने वाली अर्धकोश मिलकर जाइगोट यानी कि किसका निर्माण करती है, यानी कि युक्ता का निर्माण करती है। किसका निर्माण करता है, युक्ता का निर्माण किया जाता है, जो एक पूर्ण कोशिका होती है तथा गर्भाधारण के समय बनने वाली इसी कोशिका से शिशु की संरचना बनती है। इसलिए मानव जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। यानी कि ये जो जाइगोट है ये मिलकर क्या है, एक बालक का क्या है, यानी कि एक भ्रूण का एक कोशिका यानी कि क्या उससे शुरुआत होती है। एक शिशु की क्या है, संरचना प्रारंभ हो जाती है, बनना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। अब देखिए शरीर में लिंग निर्धारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसे समझना कि शरीर व लिंग निर्माण में वंशक्रम की भूमिका। माता के 23 गुणसूत्र हैं और पिता के भी 23 गुणसूत्र हैं। टोटल मिला के 46 यानी 46 गुणसूत्र हैं। कायिक गुणसूत्र कितने हैं, तो 22। अब ये कायिक क्या, यानी कि शरीर, यानी कि जो शरीर का निर्माण करते हैं वो गुणसूत्र कितने हैं, तो वो पिता के और माता के 22 यानी 44 गुणसूत्र हैं। यानी कायिक गुणसूत्र कितने हैं, तो वो होते हैं 22, पिता के भी 22। कुल मिलाकर कितने हैं, 44 गुणसूत्र। और ये 44 गुणसूत्र मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, लिंग का निर्माण नहीं करते हैं। क्या है, इसके ऊपर आप विशेष ध्यान देना कि ये क्या है, शरीर का निर्माण करते हैं। 44 गुणसूत्र मिलके ये किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। उसके बाद नेक्स्ट है कि लिंग गुणसूत्र कौन से है, तो एक गुणसूत्र माता से होता है और एक गुणसूत्र पिता से। ये टोटल कितने, 2 गुणसूत्र होते हैं और ये क्या करते हैं, लिंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं ये, तो ये लिंग का निर्माण
करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं कि गर्भ धारण के समय माता और पिता की ओर से आने वाले गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र, काय यानी शरीर, जैसे अपन बोलते हैं ना काया, ठीक है ना, काया यानी शरीर को कहते हैं, काय गुणसूत्र होते हैं जो मिलकर 44 गुणसूत्र हो जाते हैं टोटल। और ये क्या है, शरीर का निर्माण करते हैं। और एक एक गुणसूत्र वो लिंग गुणसूत्र होते हैं जो मिलकर 2 हो जाते हैं और ये लिंग के निर्माण में योगदान देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बालक बालिका के रूप में लिंग निर्धारण कैसे होता है। बालक बालिका के रूप में लिंग निर्धारण, ये देखिए आप कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 2। एक होता है एक्स जिसे अपन लंबे गुणसूत्र कहते हैं, एक होता है वाई जिसे अपन बोना या गोल गुणसूत्र कहते हैं। एक्स यानी माता में कौन से होते हैं, दोनों लंबे गुणसूत्र होते हैं। और पिता में कैसे होते हैं, एक लंबा और एक बोना या गोल गुणसूत्र होता है। जब दोनों लंबे गुणसूत्र मिलते हैं, जब एक्स मिलते हैं, यानी कि तब तो क्या है, बालिका की संरचना यानी बालिका का निर्माण होता है। और जब माता से एक्स और पिता से वाई मिलता है तब क्या है, बालक का निर्माण, यानी कि एक लंबा और एक बोना होता है। अब देखिए आगे ये कि माता में पाए जाने वाले दोनों लिंग गुणसूत्र क्या है, एक्स प्रकार के होते हैं जो लंबे आकार के होते हैं। जबकि पिता में एक एक्स व दूसरा क्या है, वाई होता है, जो एक्स तो लंबा होता है और वाई क्या होता है, बोना या गोल होता है। गर्भधारण के समय माता और पिता दोनों ओर से यदि एक्स प्रकार के लंबे गुणसूत्र सहयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, बालिका का निर्माण होता है, ठीक है। और यदि माता की ओर से एक्स लंबा और जबकि पिता की ओर से क्या है, वाई बोना गुणसूत्र आके सहयोग करता है, तब किसका निर्माण होता है, तब होता है बालक का निर्माण। और ये लिंग निर्धारण होता है, यानी कि क्या है, जब क्या है, एक सेकंड, हाँ, जब एक्स प्रकृति के होते हैं, सहयोग करते हैं गुणसूत्र, तब किसका निर्माण होता है, बालिका का। यानी कि एक एक्स माता से और एक क्या है, पिता से, एक मदर और एक फादर। जब एक वापस क्या है, माता से और एक पिता से, जब माता से एक्स प्रकृति का और पिता से क्या वाई प्रकृति का आता है, सहयोग करता है, तब किसका निर्माण होता है, तब एक बालक का निर्माण होता है। यानी कि ये लिंग निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कौन होते हैं, तो ये गुणसूत्र एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों होते हैं। वाई गुणसूत्र ये बोना गुणसूत्र या गोल गुणसूत्र हो सकता है, और जो एक्स प्रकृति का है वह कैसा होता है, तो वह लंबा गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जो उपयुक्त, यानी कि जो अभी अपन ने उपयुक्त प्रकार के मानव जीवन के लिए वंशक्रम का योगदान देते हैं। यानी कि जो ये गुणसूत्र एक या मानव जीवन के वंशक्रम में क्या है, योगदान देते हैं। अब बात करते हैं कि गर्भकाल में विकास कैसे होता है। जो गर्भावस्था है उसके कितने स्तर होते हैं, तो उसके 3 स्तर होते हैं, एक है बीजावस्था, एक है भ्रूणावस्था और एक है शेषवावस्था। बात करते हैं सबसे पहले बीजावस्था। बीजावस्था इसे क्या कहते हैं, इसे डिम्बा अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं डिम्बा अवस्था। तथा इस अवस्था के समय लगभग कितने दिन, 15 दिन या 2 सप्ताह का काल होता है। यानी कि इस जो अवस्था है इसकी अवधि कितनी होती है, तो 15 दिन से या 2 सप्ताह के मध्य ये, यानी कि 2 सप्ताह या 15 दिन इसका क्या है, काल या अवधि होती है। सबसे पहले गर्भाधारण के समय पिता की ओर से क्या है, आने वाला शुक्राणु माता के गर्भ में अंडाणु में प्रवेश करता है। दोनों मिलकर युक्ता यानी कि जाइगोट, यानी कि माता और पिता, यानी माता से आया हुआ अंडाणु और पिता से आया हुआ शुक्राणु दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो वह निर्माण करते हैं युक्ता या जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें शुक्राणु बीज के चारों ओर, अंडाणु एक सुरक्षा कवच यानी खोल बना लेता है, और इसी खोल की दीवार से योक नामक तरल पदार्थ स्त्रावित होता है जो बीज के लिए पोषण का कार्य करता है। लगभग 15 दिन तक यह संरचना रहती है और 16वें दिन अंडा फूटकर बीज भ्रूण के रूप में बाहर निकल जाता है। अब इसको मैं समझाता हूँ कि गर्भाधारण से लेकर सुरक्षित गर्भ के लिए प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन योगदान देता है। यानी कि जो गर्भाधारण से लेकर सुरक्षित गर्भ के लिए कौन सा हार्मोन योगदान देता है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। यानी कि ये देखिए आप अब समझिए कि ये माता है और माता से और ये पिता है,
ये माता से जैसे क्या है अंडाणु आ रहा है, ठीक है, ये अंडाणु है और ये शुक्राणु। अब ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो ये निर्माण करेंगे युक्ता यानी कि जाइगोट का निर्माण करेंगे। ये फिर क्या है, ये बीज का निर्माण होता है। इस बीज के जो ये बाहरी आवरण है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम है योक। क्या नाम है उसका, योक। ये योक क्या है, इसे पोषण का कार्य यानी कि ये पोषक प्रदान करता है। और ये अंडाणु खोल है, बाहर ये बनी हुई है, ये अंडाणु खोल है। ये बीज है, ये 16वें दिन क्या है भ्रूणावस्था में, यानी कि जो बीज है ये इधर देखो, ये 16वें दिन ये अंडा क्या है फूटकर बीज क्या है भ्रूण के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि 16वें दिन भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। यानी कि बीजावस्था है, जो बीजावस्था कितने दिन की है, 15 दिन की या 2 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब अपन भ्रूणावस्था। ये भ्रूणावस्था है, ये देखो आप जैसे कि ये एक सेकेंड, ये ऐसे है और इसके अंदर एक है अब ठीक है। अब ये भ्रूणावस्था है, ये देखिए आप भ्रूणावस्था लगभग क्या है 2 माह तक ये होती है। इसमें कितनी टोटल 32 कोशिकाएं होती है। ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं अपन नाल, प्लेसेंटा या अपरा। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है नाल, प्लेसेंटा या अपरा कहलाती है। और ये किसका कार्य, ये पोषण का कार्य करती है, यानी कि श्वसन, पानी, भोजन का कार्य कौन करता है, तो नाल, प्लेसेंटा या अपरा करता है। ये क्या करता है, तो ये अंगों का निर्माण करता है। और ये क्या है, मस्तिष्क और हृदय। कौन से अंगों का निर्माण करता है, तो मस्तिष्क और हृदय इन अंगों का निर्माण करता है। ये जो 3 परतें हैं, सबसे पहली परत जो बाहरी इसे बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरी वाली परत है इसको बोलते हैं मिसोडर्म, और तीसरी वाली जो अंदर की परत है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। तो मुझे लगता है, आशा है, उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे कि बीजावस्था के समाप्त होने के बाद, यानी बीजावस्था कितने दिन की है, 15 दिन की है। कितने सप्ताह की है, तो 2 सप्ताह की है। उसके बाद कौन सी अवस्था शुरू होती है, तो भ्रूणावस्था शुरू हो जाती है। और ये 32 कोशिकाओं की संरचना के रूप में होता है। वो कितनी कोशिकाओं की संरचना के रूप में, तो 1 कोशिकी है, ठीक है। प्रारंभिक संरचना कितने कोशिकाओं से है, तो 1 कोशिका से। ये प्लेसेंटा अपरा या नाल नामक डंठलनुमा आकृति से माता के गर्भ की दीवार से चिपक जाता है, ठीक है। और दीवार के सारे बहुत तेजी से घूमता रहता है, यानी कि जो ये है, ये क्या है, ये घूमता रहता है। कौन, ये घूमता रहता है, ये नाल है, इस नाल के सारे इस दीवार की क्या है घूमता रहता है। नेक्स्ट आगे की जो प्लेसेंटा यानी कि वो नाल के सहयोग से पोषण की प्राप्ति होती है। भ्रूणावस्था लगभग 2 माह रहती है, ठीक है। भ्रूणावस्था कितने माह रहती है, तो 2 माह रहती है। और इसी काल में विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है, जिनमें पहले केंद्रीय अंग कौन कौन से, एक तो है मस्तिष्क और दूसरा है हृदय। ये कौन से अंग है, तो केंद्रीय अंग है। ये आप ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या है, केंद्रीय अंगों का निर्माण ये बनना शुरू, यानी संरचना शुरू हो जाती है। उसके बाद बाह्य अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण 3 परतों से बनी संरचना होती है। कितने परतों से, तो 3 परतों से। कौन कौन से भी देखते हैं, अलग अलग अंगों के निर्माण में योगदान देती है। जैसे एक्टोडर्म, ये सबसे बाहरी परत है, जो मैंने रेड कलर से बनाई थी, ये सबसे बाहरी परत है। इससे क्या है, त्वचा यानी कि जो बाहरी संरचना है शरीर की, वो जैसे बाल, नाखून, ये इनका निर्माण करती है। मिसोडर्म जो मैंने हरे कलर में, ग्रीन कलर में बनाई थी, ये क्या है, मध्य की परत है। ये मांसपेशियां यानी कि हड्डियां और इन आदि का क्या है निर्माण करती है। केंद्रीय अंगों के खोल का निर्माण भी कौन करती है, तो वो मिसोडर्म करती है। लेकिन केंद्रीय अंग का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है एंडोडर्म। यानी ये आंतरिक परत है, ये हृदय, मस्तिष्क, लीवर आदि आंतरिक संरचना का निर्माण करते हैं। अब तीसरी अवस्था आ चुकी है अपनी, वह है शैशव काल। शैशव काल क्या है, 2 माह से लगभग 9 माह तक का जो काल है वो क्या है, शैशव काल है।
इस दौरान भ्रूण शिशु बन चुका होता है, यानी कि जो भ्रूण है वो क्या बन जाता है, अब शिशु बन जाता है और सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। लगभग 6 माह का गर्भस्थ शिशु बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है और इसी काल में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि दांतों का निर्माण कब प्रारंभ हो जाता है। तो दांतों का निर्माण प्रारंभ होता है कि जन्म से 6 माह पूर्व, यानी कि गर्भस्थ जब शिशु होता है कि गर्भावस्था में होता है, तब क्या है, बच्चे में दांतों का निर्माण क्या है, प्रारंभ हो जाता है और वो बाह्य वातावरण से क्या प्रभावित होने लग जाता है। कई कई किताबों में 5 माह भी दे रखा है। ठीक है, आपको 6 माह का ध्यान रखना है विशेष, 6 माह, यानी कि एक सामान्य बालक लगभग कितने 9 माह यानी 280 दिन, कितने दिन 280 लगभग 9 माह और गुजारता है, उसके बाद जन्म लेता है। गर्भकाल की पूर्णता पर माता के गर्भ की दीवार ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, यानी कौन सा हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिससे गर्भ की दीवार में संकुचन होता है। संकुचन होने से क्या है, प्लेसेंटा का जो संपर्क है वो क्या है, दीवार से छूट जाता है, यानी कि टूट जाता है और वो गर्भस्थ शिशु क्या है, खिसक कर जनन नाल में, यानी जनन नाल है उसके पास आ जाता है। इस दौरान प्लेसेंटा के टूटे हुए मुख से क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, यानी कि सबसे पहले क्या है, माता के गर्भ की दीवार से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और फिर क्या है, संकुचन होता है, उससे क्या है, इस जो गर्भ है, गर्भ से क्या है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसका क्या है, संपर्क टूट जाता है और वो क्या है, प्लेसेंटा से जैसे ही संपर्क टूटा और वो जनन नाल के मुख के यहाँ आ जाता है, उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या है, प्रसव के लिए जनन नाल को चौड़ा कर देता है। अब ये देखिए कि नोट है, इसको आप विशेष नोट कर लेना कि गर्भकाल का समय 280 दिन का यानी कि 9 माह का होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, न्यूनतम 180 दिन और अधिकतम कितना है, 330 दिन भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़े कि विकास पर वातावरण का प्रभाव। एक बालक के विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें ये जानना आवश्यक है कि वातावरण आखिर क्या है, यानी कि वातावरण क्या है। किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला कोई भी तत्व जो हमारे परिवेश में उपस्थित वातावरण कहलाता है, यानी कि जो हमारा परिवेश है उसमें हमारे जीवन को जो भी वस्तुएं या प्रकृति जो हमें प्रभावित करता है वही क्या है, हमारा वातावरण होता है। वुडवर्थ के अनुसार देखिए कि ये वुडवर्थ है, इनके अनुसार क्या है कि वे सभी तत्व जो हमारे जीवन को जन्म से ही प्रभावित करने लगते हैं वे वातावरण होते हैं, यानी कि जो तत्व हमें हमारे जन्म से ही प्रभावित करने लग जाते हैं वे क्या होते हैं, वे वातावरण होते हैं। जिम बट के अनुसार देखिए कि हमारे चारों तरफ फैली वे सभी वस्तुएं जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करती है वातावरण है, यानी कि वह चीज़ें जो हमें आजीवन जीवन पर्यंत जो वस्तुएं हमें क्या है, हमारे चारों ओर हैं जो वे हमें प्रभावित करती है, वही क्या है, वातावरण है। रोज के अनुसार देखिए कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो बालक के जन्म से ही प्रभावित करने लगती है, यानी कि बालक के जन्म से जो प्रभावित करती है बाह्य शक्ति वही क्या है, वातावरण है। ये बताने वाले कौन है, तो ये रोस महोदय हैं। अब प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, एक तो जन्म स्थान, यानी बालक का जन्म स्थान कौन सा है वह उसे प्रभावित करेगा। जन्म क्रम, यानी कि कौन सा क्रम है, यानी कि उससे बड़े कितने भाई बहन हैं, यानी कि उसका जन्म क्रम कौन सा है, दूसरा है या तीसरा है या पहला है, वह भी उसे प्रभावित करता है। उसका पोषण, यानी कि उसका जो खान पान होता है वह उसे प्रभावित करता है। ठीक है, उसकी शिक्षा, यानी कि वो उसका एजुकेशन है वो उसे प्रभावित करता है। ऐसी अनेक प्रकृति, जैसे उसका समाज कैसा है, संस्कृति है वो उसे प्रभावित करती है। खेल मैदान उसे प्रभावित करता है। उसकी मित्र मंडली, उसके दोस्त जितने भी होते हैं, उसके मित्र होते हैं, वो सभी क्या है, उसे प्रभावित करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, सुदृढ़ है या फिर कमज़ोर है, वो उसकी स्थिति को क्या है, प्रभावित करता है। समुद्र तल से दूरी है वह उसके विकास को क्या है, या प्रभावित करती है। और माता पिता का जो व्यवसाय, यानी कि माता पिता क्या कार्य करते हैं वे भी क्या है, उसे प्रभावित करता है। किसी भी बालक के विकास में उपर्युक्त कारकों का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि आज की क्लास थी अपनी यहीं तक। यहाँ आज हमने ये पढ़ा कि एक बालक है, उस बालक में वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका है। उसके साथ एक बालक में जैसे बीजावस्था है, हमने ये पढ़ा कि विकास के 3 स्तरों में
ये गर्भावस्था का जो विकास है वो 3 स्तरों में होता है। कौन कौन सी अवस्था? जैसे बीजावस्था को पढ़ा हमने, उसमें डिम्बावस्था इसे भी कहते हैं। जाइगोट से इसका निर्माण होता है। उसके बाद कैसे योग इसको पोषक प्रदान करता है। ये 15 दिन यानी कि 2 सप्ताह की होती है। 16वें दिन क्या है वो भ्रूणावस्था में बदल जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और अंडोडर्म ये बाह्य, मध्य और आंतरिक अंगों का निर्माण करते हैं। और नाल, प्लेसेंटा, अपरा ये इसको क्या है पोषण का कार्य करती है। ये 2 माह की क्या है ये अवधि रहती है किसकी? भ्रूणावस्था की। इसमें 32 कोशिकीय होता है ये, ठीक है। उसके बाद हमने सेसो काल पढ़ा था। ये 2 माह से लेकर 9 माह तक का काल होता है। इसमें यह बताया गया कि जो 6 माह का बच्चा है वो क्या बाह्य वातावरण से क्या प्रभावित होने लग जाता है। उसके बाद उसके दांतों का निर्माण किया जब वो 6 माह का होता है तभी उसका शुरू हो जाता है। और 9 माह यानी 280 दिन में क्या है गर्भकाल, एक बच्चा है वो गर्भकाल में गुजरता है। उसके बाद क्या है कि गर्भकाल से क्या है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और जो प्लेसेंटा यानी कि नाल है, जो अपरा है, उसका जो संपर्क है वो टूट जाता है और वो क्या जनन नाल के पास आ जाता है। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और उससे जनन नाल का जो रास्ता है वो चौड़ा हो जाता है और क्या है प्रसव होता है। और गर्भकाल का समय कितना होता है? सामान्यतः तो वो होता है 280 दिन का। न्यूनतम कितना होता है? तो 180 दिन का। अधिकतम कितना होता है? तो 330 दिन का। उसके बाद हमने विकास पर वातावरण का प्रभाव पढ़ा था कि क्या वातावरण का प्रभाव है। वुडवर्थ ने कैसा क्या बताया, कौन से तत्व, यानी कि उन्होंने बताया कि जो हमारे चारों ओर जो तत्व हैं वही क्या है, वे सभी तत्व जो जन्म से हमें प्रभावित करते हैं वो क्या है? वातावरण है। जो हमारे चारों तरफ तत्व है ये जिम्बर्ट ने बताया वो क्या है? जो हमें मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं वो वातावरण है। रोस ने बताया कि वातावरण वे बाह्य शक्ति है जो बालक के जन्म से ही प्रभावित करती है। और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जन्म स्थान कौन सा है, जन्म क्रम कौन सा है, पोषण क्या, मतलब कैसा पोषण हम लेते हैं, शिक्षा वो हमें प्रभावित करती है, समाज, संस्कृति, खेल मैदान, मित्र मंडली, परिवार की आर्थिक स्थिति, समुद्र तल से दूरी और माता पिता का व्यवसाय, ये सभी क्या हमें प्रभावित करते हैं। तो आज का सेशन था आपका ये, यानी कि ये आपके बाल विकास की क्लास नंबर 2 हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास मिलेगी बहुत जल्द आपको। इससे पहले आपको एक कार्य करना है कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने इस परिवार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान यानी कि भूमिका अदा करें। तो आज का सेशन करेंगे आज अपन ये समाप्त। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी शेयर करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, अपने छोटे बड़े भाइयों को प्यार दें, उनका आदर करें, सम्मान करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज तक ही जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।